समाज और रिश्तों के बीच हमेशा एक बहुत ही बारीक सा संतुलन होता है। और जब बात वैवाहिक विवादों की आती है तो कानूनी और मानवीय दोनों ही स्तरों पर चीजें काफी जटिल हो जाती हैं, खासतौर पर भरण पोषण के मामलों में। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का केंद्र भी यही संतुलन है। हमारे पास जो आज स्रोत हैं वो सीधे अदालत के रोजमर्रा के कामकाज से आए हैं। हाँ, हाईकोर्ट प्रयागराज के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के नोट्स। जी, उन्होंने अपने कानूनी विश्लेषणों के जरिए इस पूरे विषय की बारीकियों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखा है। और ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ अदालती आदेशों तक सीमित नहीं है, मतलब ये सीधे तौर पर सामाजिक न्याय और हमारे व्यक्तिगत आचरण से जुड़ा हुआ है। सही कहा। कानूनी भाषा अक्सर बहुत तकनीकी लगती है सुनने में, लेकिन उसके पीछे के जो सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से मानवीय परिस्थितियों से ही जन्म लेते हैं। बिल्कुल। और मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी के नोट से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कानून हर मामले को एक ही चश्मे से नहीं देखता। बिल्कुल नहीं, हर केस अलग होता है। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के दावों को डिकोड करेंगे और इसके अपवादों को भी समझेंगे। हाँ, और ये भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में इस अधिकार को निरस्त किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात कि जो नया कानून आ रहा है, हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस, उसमें ये पूरी व्यवस्था किस तरह से काम करने वाली है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के नोट्स बहुत साफ तौर पर ये बताते हैं कि भरण पोषण का अधिकार कोई पूर्ण मतलब एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। सही बात है। अक्सर लोगों को लगता है कि बस दावा कर दिया तो मेंटेनेंस मिल ही जाएगा। 25 की उपधारा 4 कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को रेखांकित करती है। ऐसी स्थितियां जहां एक पत्नी मेंटेनेंस के हकदार नहीं रह जाती। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि कानून सिर्फ अधिकार नहीं देता, बल्कि वो उन अधिकारों के साथ जुड़ी शर्तों को भी पूरी सख्ती से लागू करता है। मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण को देखें तो मुख्य रूप से 3 स्थितियां हैं जहां धारा 125(4) लागू होती है। जी। पहली स्थिति है जब पत्नी व्यभिचार मतलब अडल्ट्री में रह रही हो। दूसरी, जब वो बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे। बिना किसी पर्याप्त कारण के। हाँ। और तीसरी स्थिति वो है जहां पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। इन तीनों ही परिस्थितियों का जो मूल आधार है वो यही लगता है कि भरण पोषण का उद्देश्य किसी को बेसहारा होने से बचाना है। बिल्कुल, भूखा मरने से बचाना है, न कि उसे पुरस्कृत करना जो कानूनी रूप से अपने वैवाहिक दायित्वों से बिना किसी ठोस वजह के मुकर रहा हो। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसमें जो ये दूसरी शर्त है, बिना किसी पर्याप्त कारण के साथ रहने से इनकार करना, ये मुझे कानूनी रूप से एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया लगता है। वो कैसे? क्योंकि रिश्ते में पर्याप्त कारण क्या है ये तो बहुत व्यक्तिपरक हो सकता है ना। हाँ, सब्जेक्टिव तो है। मतलब जो बात एक व्यक्ति के लिए बहुत सामान्य सी हो वो दूसरे के लिए भयंकर मानसिक प्रताड़ना हो सकती है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है और इसी वजह से मनीष शुक्ला जी के नोट्स भी इस ओर इशारा करते हैं कि अदालतें इस बिंदु पर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतती हैं। हाँ, वो सिर्फ दावों पर नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। अदालतें किसी भी कारण को यूं ही हवा में पर्याप्त नहीं मान लेती। इस पर व्यापक बहस होती है, साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। जैसे कि क्रूरता या दहेज की बात हो। जी, यदि पत्नी यह स्थापित कर पाती है अदालत में कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है या वो घरेलू हिंसा का शिकार रही है, या पति का व्यवहार इतना क्रूर है कि उसके साथ रहना ही असुरक्षित है, तो कानून इसे पूरी तरह से पर्याप्त कारण मानता है। तो ऐसे मामलों में अलग रहने के बावजूद पत्नी का अधिकार सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सुरक्षित रहता है। न्यायालय केवल कागजी दावों पर नहीं जाता, वो मामले की गहराई में जाकर ये देखता है कि क्या वास्तव में वैवाहिक घर में रहने लायक सुरक्षित माहौल था भी या नहीं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जी। क्योंकि जब हम इन सैद्धांतिक बातों को ऐतिहासिक न्यायालयीन फैसलों के नजरिए से देखते हैं तो कानून की असल तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल, केस लॉ से ही असली क्लैरिटी मिलती है। और हमारे स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेहद महत्वपूर्ण मामलों का जिक्र है। मैंने मनीष शुक्ला जी के नोट्स में रोहताश सिंह बनाम रमेंद्री मामले का एक बहुत ही विस्तार से किया गया विश्लेषण देखा। हाँ, रोहताश सिंह का मामला, ये वास्तव में धारा 125 की कानूनी व्याख्या का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके तथ्य भी अपने आप में काफी उलझे हुए थे।
बहुत उलझे हुए थे। इस मामले में मुख्य विवाद ही ये था कि क्या एक तलाकशुदा पत्नी पर भी धारा 125(4) के वही अपवाद लागू होते हैं जो एक विवाहित पत्नी पर होते हैं। पति का तर्क क्या था इसमें? पति का तर्क था कि चूंकि पत्नी ने तलाक ले लिया है और वो व्यभिचार में रह रही है, इसलिए उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। ये तो एक बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। क्योंकि धारा 125(1) कहती है कि पत्नी शब्द में तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है। हाँ, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। हाँ, लेकिन जब बात धारा 125(4) की आती है तो उसमें लिखा है कि यदि वह व्यभिचार में रह रही है या बिना कारण पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। यहीं पर विरोधाभास आता है। हाँ, अब जो महिला पहले ही तलाकशुदा है वो पति के साथ रहने से इनकार कैसे कर सकती है? वो तो कानूनी रूप से पहले ही अलग हो चुकी है। यही बात है। उच्चतम न्यायालय ने इसी विरोधाभास को बहुत ही बारीकी से सुलझाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक तलाकशुदा महिला से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने पूर्व पति के साथ रहे। जाहिर सी बात है। इसलिए बिना उचित कारण साथ रहने से इनकार वाली जो शर्त है वो तलाकशुदा पत्नी पर लागू ही नहीं होती। अच्छा, लेकिन व्यभिचार वाली शर्त का क्या? हाँ, जहां तक व्यभिचार का सवाल है, कोर्ट ने माना कि भरण पोषण का दावा करने वाली महिला व्यभिचार में नहीं होनी चाहिए। भले ही वो तलाकशुदा हो। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अदालत ने साक्ष्यों के मानक को बहुत ऊंचा रखा। मतलब सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है? एकदम नहीं। केवल व्यभिचार का आरोप लगा देना ही काफी नहीं है। इसे अदालत में बिना किसी संदेह के ठोस साक्ष्यों के साथ सिद्ध करना अनिवार्य है। क्योंकि आरोप तो अक्सर प्रक्रिया को भटकाने के लिए भी लगाए जाते हैं। हाँ, और अदालत इसे भली भांति समझती है। हमारे स्रोतों में एक और ऐतिहासिक मामले का उल्लेख है, सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। हाँ, सविताबेन मामला ये तो बिल्कुल ही अलग पहलू को छूता है। हाँ, ये मामला इस बात पर केंद्रित था कि क्या कोई महिला जिसकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है वो भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे किसी इमारत के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। वैसे ही मेंटेनेंस के कानूनी अधिकार के लिए वैध विवाह की नींव होना अनिवार्य है। ये एनालॉजी इस मामले की फैसले को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। सविताबेन मामले में न्यायालय ने कानून की बहुत ही सख्त व्याख्या की थी। सख्त व्याख्या? हाँ, अदालत ने साफ कहा कि धारा 125 का लाभ केवल और केवल वैध रूप से विवाहित पत्नी को ही मिल सकता है। भली धारा 125 एक सामाजिक कल्याण का प्रावधान है जिसका उद्देश्य बेसहारापन रोकना है, लेकिन अदालत अपनी ओर से पत्नी शब्द की परिभाषा को इतना बड़ा नहीं कर सकती कि उसमें अवैध विवाह भी शामिल हो जाएं। लेकिन अगर हम इसे एक दूसरे नजरिए से देखें तो क्या ये कानून का एक बहुत ही कठोर पहलू नहीं लगता? कठोर तो है। मान लीजिए किसी महिला को धोखे में रखकर दूसरी शादी की गई हो। हाँ। और उसे पता ही ना हो कि पति की पहली पत्नी मौजूद है। हाँ। ऐसी स्थिति में उस महिला का क्या दोष? सविताबेन मामले का ये फैसला तो ऐसी महिलाओं को धारा 125 के सुरक्षा चक्कर से पूरी तरह बाहर कर देता है। ये चिंता बिल्कुल जायज है और आपको बता दूं, न्यायविदों के बीच इस पर अक्सर बहुत लंबी बहस होती है। होनी भी चाहिए। अदालत ने भी इस मामले में अपनी सीमाएं स्पष्ट की थीं। न्यायालय ने माना कि यद्यपि ये सामाजिक न्याय का कानून है, लेकिन जब तक विधायिका स्वयं धारा 125 में संशोधन नहीं करती, मतलब संसद कानून नहीं बदलती। हाँ, जब तक इसमें अवैध पत्नी या धोखे से की गई शादी को शामिल नहीं किया जाता, तब तक अदालतें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह की परिभाषा से बंधी हुई हैं। तो फिर ऐसी महिलाओं के लिए क्या रास्ता बचता है? हाँ, बाद के कई अन्य मामलों में अदालतों ने घरेलू हिंसा अधिनियम जैसी अन्य कानूनी धाराओं के तहत महिलाओं को राहत देने के रास्ते निकाले हैं। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत? बिल्कुल। लेकिन विशुद्ध रूप से अगर सिर्फ सीआरपीसी की धारा 125 की बात करें तो वहां वैध विवाह की शर्त एक अनिवार्य दीवार बनी हुई है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए कि अदालत में सभी सबूत पेश कर दिए गए, वैध विवाह भी साबित हो गया, पर्याप्त कारण भी स्थापित हो गया और अदालत ने भरण पोषण का आदेश पारित कर दिया। जी। लेकिन मानवीय जीवन तो कभी एक समान नहीं रहता ना। समय के साथ लोगों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। बहुत तेजी से बदलती हैं। ऐसे में अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के नोट्स सीआरपीसी की धारा
125(5) का बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपधारा है। हाँ, ये बताती है कि एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद भी उसे रद्द या निरस्त किया जा सकता है। और ये कानूनी व्यवस्था का एक बहुत ही व्यवहारिक और संतुलित हिस्सा है। धारा 125(5) मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देती है कि यदि भविष्य में परिस्थितियों में कोई ऐसा बदलाव आता है जो मूल आदेश को अप्रासंगिक बना दे, तो उस आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है। बिल्कुल। यदि प्रतिवादी ये साबित कर दे कि भरण पोषण प्राप्त कर रही पत्नी अब व्यभिचार में रह रही है, या दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अलग रहने का फैसला कर लिया है और अपनी आर्थिक व्यवस्था कर ली है, तो मजिस्ट्रेट पूर्व के आदेश को निरस्त कर सकता है। हमारे पास इस निरस्तीकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए कीर्तिकांत डी वधोदरिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का मामला भी है। जी। मनीष शुक्ला जी ने इस केस का संदर्भ यह स्पष्ट करने के लिए दिया है कि कैसे अदालतें एक तरफ सामाजिक न्याय और दूसरी तरफ कानून के दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाती हैं। कीर्तिकांत डी वधोदरिया मामले में न्यायालय ने वास्तव में एक बहुत ही अहम सिद्धांत स्थापित किया था। वो क्या था? कोर्ट ने ये माना कि भरण पोषण का मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति को बेसहारा और भूखा छोड़ने से बचाना है। यह समाज के एक कमजोर वर्ग को संरक्षण देने का उपाय है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संरक्षण बिना शर्त नहीं है। यदि भरण पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आचरण ऐसा हो जाता है जो धारा 125(4) के निषेधों की श्रेणी में आता है, तो न्याय का तकाजा यही है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए। मतलब कोई इसका अनुचित लाभ ना उठा सके। सही कहा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कानून का उपयोग किसी को प्रताड़ित करने या गलत फायदा उठाने के लिए ना किया जाए। इसी कड़ी में एक और मामला है, वनमाला बनाम HM रंगनाथा भट्टा। वनमाला मामला। हाँ। इस मामले में अदालत का रुख इस बात पर था कि केवल अलग रहना ही भरण पोषण खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अदालत के लिए अलग रहने के कारणों का लगातार परीक्षण करना अनिवार्य है। अगर मेंटेनेंस आदेश जारी होने के सालों बाद भी पति यह दावा करता है कि पत्नी बिना कारण अलग रह रही है, तो अदालत को ये जांचना ही होगा कि क्या सच में वो कारण अनुचित हैं। हाँ, अगर पत्नी का अलग रहने का कारण ठोस और न्याय संगत है तो किसी भी सूरत में मेंटेनेंस को समाप्त नहीं किया जा सकता। वनमाला मामले का यही निष्कर्ष इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। अदालतें किसी भी निरस्तीकरण की अर्जी को सतही तौर पर नहीं ले सकती। प्रतिवादी को अदालत में ठोस सबूतों के साथ ये सिद्ध करना होता है कि परिस्थितियां वास्तव में बदल गई हैं। ये एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया है जहां दोनों पक्षों को सुना जाता है। हाँ, और उसके बाद ही मजिस्ट्रेट अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला लेते हैं। ये सारी कानूनी पेचीदगियां ये साफ करती हैं कि अदालतों का काम सिर्फ एक बार आदेश दे देना नहीं है, बल्कि उस आदेश की प्रासंगिकता को समय समय पर आंकना भी है। बिल्कुल। लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां ये पूरी आपराधिक और प्रक्रियात्मक न्याय प्रणाली एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। आप BNSS की बात कर रही हैं? हाँ, दशकों पुरानी CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS ले रही है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो सहायक अधिवक्ता अमन वाजपेयी जी का विश्लेषण इस बदलाव पर बहुत रोशनी डालता है। उन्होंने क्या मुख्य बातें रखी हैं? उन्होंने अपने नोट्स में इस बात पर जोर दिया है कि कानून का नाम और कुछ प्रक्रियाएं भले ही बदल रही हों, लेकिन न्याय का जो मूल दर्शन है वो BNSS में भी अक्षुण्ण रखा गया है। मतलब कोर फिलॉसफी वही है। बिल्कुल। CRPC की धारा 125(4) और 125(5) के जो संतुलनकारी सिद्धांत थे, यानी जरूरतमंदों को न्याय देना और दुरुपयोग रोकना, वे नए कानून में भी उसी तरह काम करेंगे। अमन वाजपेयी जी ने अपने विश्लेषण में BNSS से जुड़े ड्राफ्ट नियमों की भी बात की है। हाँ, उन्होंने उल्लेख किया है कि इस नई व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य न्याय प्रणाली को तकनीक सक्षम या टेक इनेबल्ड बनाना है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसे समयबद्ध और पारदर्शी बनाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि भरण पोषण के मुकदमों में अक्सर जो सबसे बड़ी शिकायत होती है वो है देरी। सालों तक मामले खिंचते हैं। हाँ, तो क्या ये तकनीकी बदलाव इस देरी को कम करने में वाकई मदद करेगा? मेरा मानना है कि ये नया तकनीकी ढांचा
अदालती प्रक्रियाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। कैसे? देखिए, बीएनएसएस के तहत ई फाइलिंग, डिजिटल समन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। भरण पोषण के मामलों में कई बार सिर्फ नोटिस सर्व करने में ही महीनों लग जाते हैं। हाँ, पता नहीं मिल रहा या जानबूझ के नोटिस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन तकनीकी एकीकरण के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस तामील होना, आय और संपत्ति के हलफनामों का डिजिटल सत्यापन होना, यह सब प्रक्रिया को बहुत तेज कर देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा होने से वास्तव में जरूरतमंद लोगों को त्वरित राहत मिल सकेगी। ये यकीनन न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आज की इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकलता है? सुनने वालों के लिए कानून की इस लंबी और जटिल व्यवस्था को समझना क्यों आवश्यक है? मुझे लगता है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि न्याय प्रणाली स्थिर या जड़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानवीय व्यवहार, हमारे रिश्तों की नाजुकता और समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। और ये प्रणाली एक ही समय में दो काम करती है। एक तरफ ये अधिकारों की ढाल बनती है और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करती है कि कोई उस ढाल का इस्तेमाल तलवार की तरह न करे। बहुत खूब कहा। हर एक मामला, हर एक फैसला इस बात का प्रमाण है कि कानून अंधा होकर फैसले नहीं सुनाता, बल्कि वो हर मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों का बारीकी से परीक्षण करता है। आज की इस चर्चा में हमने अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी के विश्लेषणों के माध्यम से क्रूरता, पर्याप्त कारण और निरस्तीकरण जैसे कानूनी पहलुओं को बहुत गहराई से समझा। जी। लेकिन एक विचार है जो इस पूरी व्यवस्था के भविष्य को लेकर बहुत उत्सुकता जगाता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमने भी बात की कि नया आपराधिक कानून बीएनएसएस हमारी न्याय प्रणाली को तकनीक सक्षम बनाने पर केंद्रित है। हाँ। आज के समय में हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल उपकरणों पर निर्भर है। ऐसे में आने वाले समय में अदालतों के अंदर डिजिटल साक्ष्य, जैसे किसी व्यक्ति का लोकेशन डेटा, उसके व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल या पूरा डिजिटल फुटप्रिंट। बाप रे, ये तो बहुत विशाल डेटा है। बिल्कुल। तो ये सारा डेटा भरण पोषण के मामलों में पर्याप्त कारण या व्यभिचार को साबित करने के तरीके को कितनी गहराई से बदल देगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ये डिजिटल सर्विलेंस अदालतों का काम आसान कर देगा? ये सवाल वास्तव में एक नई कानूनी और सामाजिक बहस को जन्म देता है, जहां एक तरफ तकनीक अदालत में सच्चाई को तेजी से सामने लाने में मदद कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ निजता का हनन भी हो सकता है। बिल्कुल, प्राइवेसी का इशू और डेटा के साथ छेड़छाड़ जैसी नई जटिलताओं को भी ये दावत दे सकती है। सही कहा। क्या आधुनिक तकनीक रिश्तों की इन सदियों पुरानी कानूनी उलझनों को सुलझाने में एक पारदर्शी माध्यम बनेगी, या फिर ये उन्हें और भी ज्यादा तकनीकी रूप से उलझा देगी? इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा। हाँ, इसका जवाब भविष्य की अदालती बहसों और नए कानूनों के जमीनी क्रियान्वयन में ही छिपा है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही विश्लेषणात्मक और विचारोत्तेजक विषयों पर विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नए नजरिए से चीजों को देखते रहें और समझते रहें।